हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ब्रिटिशों का या यूरोपियों का अभ्युदय कैसे होता है, इन सब चीज़ों को हमने देखा। तो ब्रिटिश जो थे आ चुके थे इंडिया में और धीरे धीरे उन्होंने कोठियाँ भी खरीद ली थी या बना ली थी, और टॉमस रो जैसे राजदूत भी आ चुके थे, कुछ परमिशन भी इनको मिल चुके थे व्यापार करने के। इन सारी चीज़ों को तो हमने पिछली क्लास में देखी थी। अब आज जो है मुख्य रूप से हमको 1857 की क्रांति देखनी है, लेकिन थोड़ा सा लिंक बना लेते हैं वहाँ से वहाँ तक। लिंक का मतलब ये था, जैसे अभी तक क्या था, कुछ जगह पे इनको अंग्रेज़ों को मिल गया था परमिशन, आप यहाँ जो है अपना व्यापार करिए, सारी चीज़ें कोठी बनाइए, या कुछ जगह पे युद्ध करके ये छल वल से बना लिए थे। लेकिन उनका प्रभाव कैसे कैसे बढ़ा, थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था 1715 में, जब मुगल शासक बाबर की औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो उस टाइम पे उसके बाद एक शासक आए थे जिनका नाम था फारूक सियार जो थे, ये आए थे। तो उसी टाइम पे एक अंग्रेज आया था इंडिया में जिसका नाम था जॉन सरमन। ये अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर आया था। उस डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर विलियम। तो ये वही दौरान था जब फारूक सियार को एक बीमारी लगी थी, कोई गंभीर बीमारी थी, शायद ये मरने की कगार पे थे। उस टाइम पे ये जॉन सरमन आए थे, डॉक्टर को लेकर आए थे। तो अपने यहाँ यही आयुर्वेदिक दवाएं चलती थीं, तो उस टाइम पे अंग्रेजी दवा इनके पास थी। वो आए वहाँ से, इनका इलाज करते हैं फारूक सियार का, और ये ठीक हो जाते हैं। बस इतना ठीक होते ही इन्होंने कहा, भैया अब आप आराम से जो है व्यापार करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी पाएगी। पूरी छूट दे दिए, पूरी तरीके से छूट दीजिए, आप जहां मन करे वहीं कोठी बनाइए, जैसे भी मन करे सारी चीज़ें व्यापार करिए, कोई हमारी तरफ से कोई दिक्कत ही नहीं है। यही भी एक परिवर्तन हुआ था। तो पहली चीज़ तो ये हो गया। दूसरी चीज़, 1857 की क्रांति हुई, इसका सूत्रपात लगभग 100 साल पहले शुरू हो जाता है। शुरू कैसे होता है? मतलब वो तो शासन वासन कर ही रहे थे एक हिसाब से धीरे धीरे, लेकिन ये अति भी करने लगे। मतलब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो दिखने लगती है। हुआ क्या कि प्लासी का युद्ध हुआ था शायद 1757 में। 1757 में किनके बीच में हुआ था? प्लासी का युद्ध। लॉर्ड क्लाइव और किनके बीच में? सिराजुद्दौला। क्यों, कैसे हुआ था? ये लॉर्ड क्लाइव थे अंग्रेज की तरफ से, और ये सिराजुद्दौला जो थे ये भारत के शासक। हुआ क्या कि इनका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। वो क्या कि ये लोग इसको बहला फुसला के अपने पक्ष में कर लेते हैं, मतलब लोग प्रलोभन जो भी कुछ दिए होंगे, और ये इनका सेनापति इधर मिल जाता है तो इनकी जो सेना थी वो समझ लीजिए बुरी तरीके से, जब सेना साथ ही नहीं देगी तो फिर कैसे जीत पाएंगे युद्ध, ये हार जाते हैं। लॉर्ड क्लाइव जो है जीत जाते। ये सारी चीज़ें सबको पता थी, सारी चीज़ें सबको पता हो गई। तो धीरे धीरे यहीं से जो है उन मन में जो है होने लगा कि हाँ ये लोग छल भी कर रहे हैं। फिर बातें क्या हुई कि पहले अपने यहाँ लोगों को थोड़ा सा छल कपट इन सब चीज़ों से लोगों को डर भी लगता था, लेकिन ऐसा क्या था कि इन लोगों के अंदर इन सब चीज़ों की भावना के नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी। फिर हुआ क्या, चीज़ें आगे बढ़ती हैं। 1764 का समय आता है। 1764 में और भी युद्ध होता बक्सर का। बक्सर के युद्ध में भी वही चीज़ें होती हैं कि पहले ये लोग क्या करते हैं, जब ये सेनापति जो था मीर जाफर, इसको बंगाल का शासक बना देते हैं। जब साथ दे देता है इनका, मीर जाफर को बंगाल का शासक बना देते हैं। तो ये क्या करता है, कुछ दिन शासन इस पर बैठाए रहते हैं। उसके बाद होशियार तो थे ही, मीर कासिम को इसको हटा के बना देते हैं।
फिर मीर कासिम के बाद फिर इसको मतलब ये हेर फेर लगाए रहते हैं, तो मीर कासिम को जो हटा देते हैं फिर दोबारा, तो वो क्या करता है, वो विद्रोह करता है। विद्रोह करने के लिए वो अकेले नहीं, वो जाता है अवध के नवाब के पास। अवध के नवाब उस टाइम पे कौन थे? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। और मुगल सम्राट उस टाइम कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। और ये मीर कासिम खुद था। इन लोगों ने मिलकर ही लड़ा था बक्सर का युद्ध। फिर भी यहाँ पे हुआ क्या कि ये युद्ध में विजयी हो जाते हैं। युद्ध में विजयी होने के बाद ये धीरे धीरे क्या करते हैं अंग्रेज लोग, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इन जगहों पे जो है ये कब्जा करने लगते हैं। मतलब कब्जा क्या है, अपने अधीन लाने लगते हैं। कहते भैया आप धीरे धीरे जो है रणनीति के तहत अपने कब्जे में ले लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे ये चीज़ें इनके कब्जे में आने लगती हैं। फिर उस टाइम पे शायद इनका जो प्रतिनिधित्व किया था अंग्रेजों का, हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो। फिर उसके बाद कुछ दिन और बीतता है, 1806 की बात आती है। वहाँ पे बेल्लोर की भी एक हुई थी विद्रोह, बेल्लोर का विद्रोह। तो ये एक अलग मतलब एक इकट्ठा विद्रोह नहीं था, मतलब ये अलग छोटे छोटे टाइम पे विद्रोह होते रहते थे। किसानों का भी विद्रोह हुआ, सैनिकों का भी विद्रोह हुआ जो कि लास्ट में हुआ, लेकिन उसके पहले भी आदिवासी भी विद्रोह कर दिए। मुंडा उंडा जो उधर उस साइड में है, झारखंड के साइड में, वो लोग भी विद्रोह कर चुके थे। लेकिन जो बड़ा विद्रोह जाके 1857 में हुआ था वो वही था। ये चीज़ें तो हो गई, धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, 1857 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इन चीज़ों के बाद जो है हम पहले ये जान लेते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, अब तो हम लगभग पहुंच चुके हैं 1857 की क्रांति की तरफ। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम पे कौन क्या था, मतलब उस टाइम पे प्रमुख पद क्या थे? तो अपने इंडिया में जो गवर्नर जनरल थे 1857 की क्रांति के टाइम पे, उनका क्या नाम था? लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन थे। उस टाइम पे इंग्लैंड में जो पीएम हुआ करते थे, इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री थे, क्योंकि भाई उनका तो प्रभाव था ही, इसलिए उनको जानना भी जरूरी है। इंग्लैंड पीएम कौन था? पाल्मर्स्टन। दूसरी चीज कंफ्यूजिंग ना होइएगा कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन थे, वायसराय कौन था? तो फिलहाल वायसराय का जो पोस्ट थी वो 1 नवंबर 1858 को आई थी, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ही चलते थे, तो इसलिए हमको गवर्नर जनरल ही जानना है। वायसराय के बारे में कोई चर्चा यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक। उसके बाद अब उस टाइम के अंग्रेज जो थे उनका सेनापति कौन था? अंग्रेज सेनापति यानी यहाँ पे कारभार कौन देख रहा था? अंग्रेज का सेनापति जॉर्ज एनिसन। जॉर्ज एनिसन ये अकेले नहीं थे, एक और भी जिम्मेदार लोग थे जो विद्रोह को दबाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा। दूसरे सेनापति जिसको कह सकते हैं, सेकंड सेनापति, इनका बड़ा रोल रहा कि विद्रोह दबा देते थे। कैंपबेल जिनका नाम था। हाँ, भारत में उस टाइम पे कौन शासन कर रहा था? भारत का शासक कौन था? शासक यानी कि दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। वैसे जो ये विद्रोह था, अब भारत तो इतना बड़ा है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, लेकिन दक्षिण में इसका प्रभाव ना के बराबर था। विद्रोह ने आपने देखा होगा, जाहिर सी बात है, दिल्ली से शुरू होता है, इधर ही की तरफ आता है कानपुर, फिर इधर अवध में आ जाता है, फिर और आगे बढ़ेंगे फैजाबाद में था, उधर आरा बिहार में था,
बरेली में था, मतलब इस तरीके से विद्रोह था। इसी उत्तर भारत में ही फैला हुआ, कुछ ही दूरी में यूपी और बिहार दिल्ली के एरिए में ये विद्रोह फैला हुआ था। तो उसके बाद हम थोड़ी सी जानकारी इतिहासकारों के बारे में भी कर लेते हैं कि जो क्रांति हुई थी उस टाइम पे अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना था कि ये विद्रोह किस प्रकार से था, क्यों हुआ था। तो इसमें हिंदी इतिहासकार तो बहुत कम थे, लेकिन इसका ज़्यादा विश्लेषण तो अंग्रेजी इतिहासकारों ने ही किया था। उनका क्या मानना था, थोड़ा सा उनके बारे में हम जान लेते थे। अंग्रेजी इतिहासकार उस टाइम पे जैसे कि 3 लोग थे इकट्ठा जिन्होंने एक वक्तव्य दिया था, जिनका नाम था जॉन लॉरेंस शीले माल्सन। इन्होंने कहा कि ये जो 1857 की क्रांति थी, यह विद्रोह था, ये एक सैनिक विद्रोह था। ठीक, इन्होंने क्या कहा, ये एक सैनिक विद्रोह था, मात्र सैनिक विद्रोह। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, किसने मतलब क्या कहा था। तो जॉन लॉरेंस, शीले माल्सन, इन तीनों लोगों ने क्या कहा कि ये जो विद्रोह था 1857 का, ये सिर्फ क्या था, मात्र सैनिक विद्रोह था। फिर इनका साथ देने भी 2 भारतीय आ गए। इनका साथ 2 लोगों ने दिया, कौन कौन से थे, पहले थे सर सैयद अहमद खान, दूसरा कौन था, दुर्गादास बंदोपाध्याय। ठीक, इन्होंने ये चीजें कहा। हाँ, सैनिक विद्रोह था। फिर एक क्वेश्चन आपके मन में शायद आ जाए कि सैनिक और सिपाही, मतलब सैनिक विद्रोह था, सिपाही विद्रोह, अगर दोनों में कंपेयर करके या क्लियरली ये पूछा जाए सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह, तो आप उससे क्या समझेंगे। पहले सैनिक और सिपाही का मतलब उस टाइम का जान लेते हैं कि सैनिक सिपाही में अंतर था कि नहीं था। हाँ, तो अंतर था, वो दोनों अलग अलग चीज़ें थीं। अलग अलग चीज़ें कैसे थीं, जो ये सैनिक हुआ करते थे वो इस प्रकार से कि जो इनकी सेना होती थी, मतलब ये शासन जो करते थे, अंगरक्षक जो होते थे इनके अंग्रेज के, उस टाइम पे पूरी सेना में 20% जो होते थे वो कौन होते थे, अंग्रेज होते थे जो इंग्लैंड से आए थे, और बाकी 80% जो होते थे वो इंडियन ही होते थे। उनकी सेना में हिंदू मुस्लिम जो दोनों लोग थे, ये मिलकर 80% होते थे। तो जो उनकी सेना होती थी, मतलब वो खुद स्वयं होते थे, वो सैनिक होते थे। और जो हमारे यहाँ के होते थे, सेना जो होती थी, उनको क्या कहते थे, सिपाही कहते थे। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, उस टाइम पे इसका यही फार्मूला हुआ करता था। फिर उसके बाद ये तो इन्होंने कहा। फिर एक दूसरे अंग्रेजी इतिहासकार थे जिनका नाम था रॉबर्ट। ये अकेले नहीं थे, एक श्रीमती कूपलैंड भी थी उस टाइम पे, कूपलैंड। इन्होंने मिलकर क्या कहा, ये एक मुस्लिम विद्रोह था। ये मतलब अभी आप समझेंगे क्यों मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं ये लोग। बस इतना जान लीजिए कि ये लोग कह रहे थे कि ये एक मुस्लिम विद्रोह था, ये भी जान लीजिएगा, रॉबर्ट। ठीक, अब एक और थे जिनका नाम था रीज, ये भी अंग्रेजी इतिहासकार थे। इन्होंने कहा ये क्या था, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध। अब ये क्यों कह रहे हैं, धर्मांध क्यों कह रहे हैं, पता है, जैसे उनके हिसाब से जो लगता था, अंग्रेजों के हिसाब से, कि जैसे जो हिंदू और मुस्लिम है ये धर्म में पूरी तरीके से लिप्त हैं। मतलब इनके अंदर सिर्फ धर्म के अलावा प्राथमिकता धर्म को ही देते हैं, ना कि अलग चीज़ों, कर्म को प्राथमिकता नहीं देते हैं। फिलहाल अंग्रेजों के अंदर ऐसा नहीं था, उनका भी धर्म होता है, लेकिन वो इतना उसमें वो ज़्यादा नहीं वो होते हैं। तो फिर मतलब क्या था कि जैसे कि जब कारतूस वाली बात आई थी क्रांति में, तो ये लोग कहे कि भैया हम काम छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन ये खींचेंगे नहीं उसको दांत से। क्या, कारतूस, जो कि गाय चर्बी सूअर से बना होता था। इसी अर्थ को लेकर
इसी अर्थ को लेकर कहते थे। धर्मांधो यानी कि धर्म के अंधे हैं ये लोग, जो इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। इसीलिए बात कही कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध जो था ये विद्रोह था। और इसी को परिप्रेक्ष्य में लेकर रॉबर्ट और श्रीमती कूप नेडभी ने मुस्लिम विद्रोह कहा था कि भाई मुस्लिम कहे तो भैया हम सुअर को हराम मानते हैं, हम नहीं जो है खींचेंगे। तो ये सब चीज़ें थी। एक और थे जिनका नाम था होम्स। होम्स जो थे, इन्होंने क्या कहा था कि ये बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का विद्रोह था। इन्होंने ऐसा क्यों कहा पता है? इन्होंने इसलिए कहा कि जैसे कि माना जाता है कि हम उस टाइम पे बहुत पिछड़े हुए थे भाई, इनकी टेक्नोलॉजी यूरोप की ज़्यादा अच्छी थी, सारी चीज़ें जो है बहुत आगे तरीके से बढ़ रहे थे। वो अपने आप को सभ्य मानते थे, हम लोग के असभ्य मानते थे। तो इनका मतलब था कि हम जो है इनको सभ्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बर्बर होते जा रहे हैं। यही इनका मतलब था होम्स का, इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा था। एक और थे इतिहासकार जिनका नाम था डब्ल्यू टेलर। उन्होंने क्या कहा था, ये हिंदू जो थे और प्लस मुस्लिम, ये दोनों मिलकर जो था एक विद्रोह किए थे, मतलब षड्यंत्र रचे थे जिसको कहा सकता है। मतलब हिंदू और मुस्लिमों का मिला जुला षड्यंत्र है ये। कौन सा? ये विद्रोह जो 1800 की क्रांति जो थी, ये विद्रोह, इतनी सारी चीज़ें जो थी जो अलग अलग लोगों का मानना था। इसमें एक चीज़ सिमिलर दिख रही होगी जो अभी हमने बताया, ये धर्म को ही जो है इसमें बीच में ला रहे हैं। अच्छा हाँ, उसका असर भी था ऐसे ही, क्योंकि आपने देखा होगा विद्रोह का सबसे ज़्यादा भड़कना कब शुरू हुआ था? जब ये कारतूस आया था उसी टाइम पे, और ये धर्म से रिलेटेड था। तो ये हो गई हमारी बेसिक सी चीज़ें। अब हम थोड़ा सा अगली टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसके बारे में अब प्रमुख रूप से हमको पढ़ना है। इसके कौन कौन से कारण थे? इसके सबसे पहले कारण के बारे में हम देखते हैं। कारण यहाँ से इम्पॉर्टेंट आ जाता है, ये क्रांति का सही स्वरूप यहीं से मिलता है। इसका सबसे प्रमुख कारण जो थे, उन प्रमुख कारणों में हम शुरुआत करते हैं। सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत 1829 का समय था, ठीक। उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। इन्हीं को श्रेय जाता है किस चीज का? सती प्रथा का अंत कराने में। और राजा राम मोहन राय भी थे अपने यहाँ, इनका सहयोग इनको प्राप्त हुआ। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? सती प्रथा का अंत कर दिया। फिलहाल सती प्रथा अंत होना भी चाहिए था। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की समझदारी के परिप्रेक्ष्य में लोग तो ऐसा ही बोलेंगे, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। सही क्या था? सही का मतलब ये था कि जैसे 50 साल का या 40 साल का 45 साल के बुजुर्ग से एक लड़की की 10 साल की बच्ची की शादी करा दी जाती थी। उसके बाद क्या होता था, वो बुढ़ा या बुजुर्ग जो भी थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उसको अग्नि पर बैठा के मतलब जला देते थे। तो एक प्रकार की कुरीति ही थी। लेकिन उस टाइम के लोगों का मानना ऐसा कुछ नहीं था। उनको लगा कि नहीं, ये अंग्रेज लोग हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या हमारी प्रथा या संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। इसलिए भी उनके मन में नकारात्मकता भरी अपने देशवासियों के अंदर। तो फिलहाल रीज़न में ये भी आता है। फिर दूसरा कारण जो आता है वो आता है ईसाई धर्म को बढ़ावा। ईसाई धर्म को बढ़ावा, ये लोग क्या करने लगे? ये मिशनरियों का प्रयोग करके ईसाई धर्म को प्रमोट करने लगे और धर्म परिवर्तन करवाने लगे। धर्म परिवर्तन सबसे ज़्यादा हिंदुओं का होता था, क्योंकि मुस्लिम लोग जो थे उनके अंदर थोड़ी धर्म के प्रति ज़्यादा होते हैं, मतलब जागरूक कहिए या कट्टरता जो भी कुछ था उनके, मतलब उनके अंदर होती है कि वो अपना धर्म को बहुत विशेष रूप से उसको इज्जत करते हैं। तो उनके थोड़ा सा उनके अंदर कम थी धर्म परिवर्तन, लेकिन हिंदुओं के अंदर ज़्यादा थी। उस टाइम पे हिंदुओं को जो है ज़बरदस्ती या कुछ भी करके प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन करवा रहे थे।
ये भी एक रोष का बहुत बड़ा कारण था 1857 की क्रांति में। अब तीसरा कारण आ जाता है, मंदिर मस्जिद जो थे, मंदिर मस्जिद उस पे क्या किए, कर लगा दिए। अब सोच लीजिए, अब मंदिर मस्जिद पे कर लगा दिए तो बहुत बड़ा रोष का कारण बन गया। जैसे कि कहते नहीं किसी चीज़ की अति होती है, यहाँ पे लोग अति भी करने लगे थे। एक चीज़ सही की ठीक है, लेकिन उसके लोगों की नज़र में कोई चीज़ सही नहीं इन्होंने नहीं किया था। अब मंदिर मस्जिद पे यानी धर्म पे ही कर लग गया कि जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे कर लगेगा, और जहाँ पे इनका चर्च है वहाँ पे कोई बात नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा रोष का कारण था। फिर चौथा कारण जो आता है, इसमें जो सिपाही थे, इन सिपाहियों को लिखित देना पड़ता था। सिपाही का लिखित प्रपत्र, मतलब ये था कि आप सिपाही हैं, अगर आपको लिखित देना पड़ेगा, सिपाही बनना है कि जो है इस चीज़ को कि हम जहाँ भेजेंगे आपको वहाँ जाना है। यानी अंग्रेज आपको जहाँ भी भेज देते वहीं आपको जाना पड़ता। अब अंग्रेज आपको इंडिया की बात नहीं कर रहे थे, वो पूरे विश्व में कहीं भी आपको जाना पड़ सकता था, इंग्लैंड भी जाना पड़ सकता था। तो हुआ क्या भाई, जाहिर सी बात है कि अगर अपने धर्म का कोई व्यक्ति है जो मांस या इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करता है, अगर वो बाहर जा रहा है कहीं पे नौकरी करने, तो उसको क्या खाने को मिल रहा कोई चीज़ पता नहीं है, क्या खिला दें वो लोग। तो इन चीज़ों के एक रोष का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था, ठीक, जो लिखित ले लेते थे सिपाहियों से। फिर पांचवा कारण जो आता है, वो पांचवा कारण क्या था, चूक का सिद्धांत। ये बहुत बड़ा रोल था इसका, सही में रोल इसी का था। मतलब अब तक तो जनता परेशान थी, अब क्या हुआ, इस सिद्धांत से जो बड़े बड़े राजा शासक थे वो इसके अंदर आने लगे। चूक का सिद्धांत का मतलब यही था कि जैसे कोई राजा है या शासक है, उसके पास पुत्र नहीं हुए अगर, तो वो होता क्या था, पहले वंशानुगत चलता था कि यानी अगर ये राजा है तो उनका पुत्र ही राजा होगा। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने चूक का सिद्धांत लगा दिया कि अगर आपके पास पुत्र नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम जो है आपके राज्य को हड़प लेंगे। चूक का सिद्धांत यही था। ऐसा नहीं था कि मतलब आप दत्तक पुत्र या जो है कि गोद लिया हुआ बेटा मान्य नहीं था इस जगह पे। तो ये लोग क्या करते थे, ये भी इसकी वजह से जो है राजा या शासक जो थे या फिर कुछ जनता भी इनसे आक्रोशित हो गई थी। ये बहुत बड़ा रोल था। फिर अगला नंबर जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ से सूत्र इसका जो सही से होता है, उसका नाम था 1853 की जो एक राइफल आती थी, पैटर्न राइफल जिसको बोलते थे, पैटर्न एनफील्ड राइफल। ये जब आई तब सही विद्रोह यहीं से शुरू होता है। कैसे होता है कि पहले जो हम लोगों के पास राइफलें थीं या इंडिया में जो राइफलें थीं वो कैसे होती थी, एक बंदूक होती थी बड़ी सी, और उसके लिए एक थैला अलग से कारतूस का होता था, उसका गन पाउडर के लिए अलग थैला होता था, मतलब इतना पचड़ा होता था, सब चीज़ें लेकर तब एक बंदूक होता था, मतलब चलाना पड़ता था। लेकिन उनके पास तो टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने एक नई बंदूक या नई गन लेकर आए जिसका नाम था 1853 पैटर्न इनफील्ड राइफल। अच्छा, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1857 में क्रांति में कौन सी गन थी या कौन सी गन आई थी, 1857 की क्रांति में कौन सी गन की यूज हुई थी, 1853 पैटर्न एनफील्ड राइफल, ठीक, इसका प्रयोग किए थे। तो ये राइफल में खासियत क्या थी कि इसमें एक राइफल होती थी, उसमें जो है कारतूस जो भरा जाता था, वो कारतूस में ही आगे उसकी जो होती थी, मतलब गोली होती थी, आगे होती थी, पीछे उसका पाउडर वाउडर सब उसी में सेट होता था, सारी चीज़ें। बस उसमें अंतर क्या था कि वो जो कारतूस बना होता है उसका खोल जो था, बताते हैं गाय के चमड़े से होता था, और चर्बी जो इसमें यूज की गई थी वो सुअर से बनी होती थी। तो अब जानते ही हैं कि गाय को जो है हम लोग माता मानते हैं, यानी कि हिंदू लोग, और मुस्लिम लोग जो है सुअर को हराम मानते हैं। ये दोनों के लिए दिक्कत थी। अच्छा, ये बात जो है आग की तरफ फैल गई, कोई बात छुपती तो है नहीं, और उनका इतना बड़ा रिएक्शन होगा हिंदू या मुस्लिम का या भारतीयों का, ये इनको नहीं पता था अंग्रेजों को
कि इतना बड़ा रिएक्शन इस पे करेंगे ये, उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो सबसे पहले जो विद्रोह होता है, इन सबसे पहले इसका असर जो दिखता है, एक जगह है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम क्या है? बेरहामपुर। बेरहामपुर। सबसे पहले यहाँ के सैनिकों ने या सिपाहियों ने मना किया, हम इसको नहीं यूज करेंगे। जैसे मना करते हैं अंग्रेज लोग उनको जेल में डाल देते हैं। दब गया तुरंत, ये विद्रोह यहीं पे दब जाता है। फिर चीज़ें बढ़ती हैं, कहाँ पहुँचती हैं? दूसरी जगह कौन सा है? मशहूर जगह है जिसका नाम है बैरकपुर। बैरकपुर सेम कंडीशन हुई, यहाँ भी मना कर दिए। जैसे कि मना किए, कुछ लोग को जेल में डाले, लेकिन वहीं पे मंगल पांडे भी थे। उनसे जब कहा गया कि यूज़ करिए तो उन्होंने कहा हम नहीं यूज़ करेंगे। फिर वही है ना कि थोड़ी सी ज़ोर ज़बरदस्ती हुई, वो थोड़ी सी आक्रोशित थे, तुरंत अपने मेजर को ही गोली मार दिए। मंगल पांडे गोली मार दिए, फिर इनको फांसी हो गई। फांसी कब हुई थी? 8 अप्रैल 1957 को इनको वहीं पर फांसी दे दी जाती है। पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, ठीक। फिर क्या हुआ, ये बात भी लोगों तक नहीं पहुंचती है, ये बात भी दबा दी जाती है कि कोई था सिपाही जो मना किया था और उसको फांसी पर लटका दिया गया। ये बात बाहर नहीं फैली। फिर सेम कंडीशन ये अवध में जाके होती है। अवध, अब अवध जो अवध था, अवध में सेम कंडीशन बेरहामपुर वाली हुई। यहाँ पे भी अंदर करके जेल में डाल के इसको दबा दिया गया। तो ये जो हुआ अब तक दबाते आ रहे हैं, लेकिन इन सब की जो चिंगारी थी वो कहाँ पे आके फूटती है? कहाँ पे फूटेगी? मेरठ में। इन तीनों जगह की चिंगारी कहाँ के आके फूटती है? मेरठ में। मेरठ में कैसे फूटती है? मेरठ में जो था, जैसे कि कुल 90 लोग हैं, इनमें से 85 को उठा के जो है जेल में डाल देते हैं। जेल में डाल दिए। क्यों डाल दिए? वही कारतूस खींचने से मना कर रहे थे। फिर ये लोग क्या किए, कब डालते हैं पता है? 24 अप्रैल का टाइम था ये, 24 अप्रैल 1957। टाइम बीतता जाता है, टाइम बीतने के बाद वो समय आता है, अभी इनको जेल में तो डाल दिए 85 लोग को। फिर 10 मई का समय आता है, 15-16 दिन बीतता है, 10 मई का टाइम आता है। ये लोग क्या करते हैं, कुछ जो बचे उनके साथी थे वो जेल पर धावा बोल देते हैं, जहाँ पे और लोग रखे गए थे। धावा बोलकर उनको आज़ाद करवा देते हैं और वो सारे लोग मिलकर वहाँ पे जितने सैनिक वैनिक थे सबको गोली मार देते हैं। गोली मार के दिल्ली भाग जाते हैं। अब दिल्ली तो भाग जाते हैं, दिल्ली भागकर कहाँ पहुँचते हैं? बहादुर शाह जफर दिल्ली के शासक थे, मतलब शासक नाम मात्र के थे, क्योंकि शासन सत्ता तो खत्म ही हो गई थी अंग्रेजों की वजह से। बस एक था पेंशन लेते रहिए, आप बैठे रहिए वहीं पे। बहादुर शाह जफर जो थे वो उस टाइम पे कमज़ोर भी थे, ना तो सेनाएं वनाएं उस तरीके से, और वैसे भी बुजुर्ग हो चुके थे। तो उनसे कहे ऐसी ऐसी बात हो गई, आप राजा बन जाइए या शासक बन जाइए। उन्होंने कहा अब शासक क्या बनेंगे, हमारे पास कुछ है नहीं। दूसरी चीज़ है, उनका इतना बड़ा वो है, अगर वो जान जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन उन्होंने सब लोग मिलजुल के उन्होंने कहा नहीं, आप बनिए शासक। उनको मनाया गया, वो शासक बन जाते हैं। कौन? बहादुर शाह जफर। उसके बाद क्या होता है, ये लोग जो है दिल्ली में दौड़ा दौड़ा के अंग्रेजों को मारते हैं। ये बात क्योंकि अंग्रेजों को बुरा लग गई कि भाई इतना बड़ा कांड हो गया, मतलब शासक घोषित कर दिया दिल्ली में। दौड़ा दौड़ा अंग्रेज मारे गए, ठीक। उस टाइम पे एक और सिपाही थे जो बरेली में थे, उनका नाम था बकत खान। बकत खान वो 40 साल से सेना में ही थे। वो तुरंत दौड़ते हुए कहाँ आते हैं? दिल्ली में आते हैं। तो वो जो है उनको बड़ा ज्ञान था इन सब चीज़ों का, मतलब सेनाएं कैसे क्या थी उनके अंग्रेजों के बारे में। ये क्या है, अपने हाथ में बागडोर ले लेते हैं। राजा तो वही बने हुए हैं अभी, लेकिन ये अपने हाथ में ले लेते हैं, नेतृत्व करने लगे अभी बकत खान। ये बात जो है यहाँ से निकलती है। अब यहाँ पे दिल्ली में जो है पूरा इनका प्रभुत्व हो गया। सैनिक जो है अपने इंडियन जो सैनिक थे
उनका प्रभाव यहाँ पे पूरी तरीके से आ गया। उसके बाद क्या होता है कि ये आगे बढ़ते हैं कि चलो अब और चीज़ों पे जो है कब्जा किया जाए। फिर कहाँ जाते हैं, अगली जगह कौन सी थी, कानपुर। कानपुर जाते हैं। कानपुर में उस टाइम पे कौन था, बाजीराव टू पेशवा के शासक थे, मतलब शासक क्या थे, वो भी पेंशन पे जी रहे थे। बाजीराव टू जो हैं वो, उनका एक पुत्र था नानक साहब, जिनको कहते हैं नानक साहब। तो नाना साहब जो थे उनके कौन से पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे, यानी गोद लिए हुए थे। तो अंग्रेज ने उनके साथ भी वैसा किया कि भैया जब आपके पास पुत्र ही नहीं है, हम दत्तक पुत्र को मानेंगे नहीं, आप बेदखल, उनको राज्य से बेदखल, मतलब उनको सत्ता से हटा दिए थे। लेकिन जैसे ये लोग पहुंचते हैं, पूरी सेना पहुंचती, नहीं आप जो है आपको शासक बनाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, आप भी हमारा साथ दीजिए। बस थोड़ी सी हवा मिली, वो भी अपना बदला लेना चाहे, वो तुरंत क्या है उनके साथ मिल गए और दौड़ा कर फिर कानपुर में भी उनको भगाया जाने लगा अंग्रेजों को। और वहाँ का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब ने। नाना साहब ने कानपुर का नेतृत्व किया। ये बातें क्या थी, ये चिट्ठियां लिख लिख कर अलग अलग शासकों को बता दी गई थी, छोटे छोटे, कि आप जो है इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं गुप्त रूप से, आप हमारा साथ देते रहिए। अब ये कानपुर से हटते हैं और अगली जगह कौन सी थी, अगली जगह जो पहुंचते हैं वो है अवध पहुंचते हैं। अवध का क्षेत्र, अवध में कौन था, अवध में नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह थे। ये क्या था, इनके साथ एक साल पहले घटना घटी थी 1856 में, घटना यही घटी थी। ये इनको मार वार के भगा दिए थे, लूटपाट कर लिए पहले बढ़िया अयोध्या का। उसके बाद इनको क्या उसके बाद किया, उसके बाद इनको भगा दिया मार के, कहाँ पे, कलकत्ता भेज दिया, जाओ कलकत्ता मजा करो। फिर उसके बाद क्या होता है, इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था नूरजहां और हजरत महल थी, ठीक। फिर इनके पास पहुंचती है पूरी सेना, पूछते हुए हम आपकी मदद करना चाहते हैं, ये सैनिक जो थे अवध में। तो इन्होंने कहा ठीक है, अगर मदद करना चाहते हैं हम भी आपका साथ देंगे। फिर सेम कंडीशन वहीं अवध में भी होने लगा, अंग्रेज़ों को मार मार के भगाने लगे। अब जाहिर सी बात है, हजरत महल भले औरत थी लेकिन नेतृत्व उन्होंने अवध का किया था। अवध का नेतृत्व किसने किया था, इन्हीं हजरत महल ने, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, ये लश्कर इनका जो है आगे बढ़ता जाता है। अब ये पहुंचते कहाँ पे हैं, बरेली में। उस टाइम पे कौन था, खान बहादुर खान वहाँ पे थे, खान बहादुर खान। ये बहुत ही बहादुर थे, इनका नाम जैसे बहादुर थे, खुद बहादुर थे। इनके पास इतनी तकनीकी थी कि वो कुछ ही समय में अंग्रेज़ों को भी 40,000 सेना खड़ी कर दी। अब सोच लीजिए, बहुत बड़ी बात होती थी। फिर अब धीरे धीरे इनका कारवां बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ पे भी कब्जा होगा बरेली पे। फिर आगे बात बढ़ती है, अब बरेली से कहाँ जाते हैं, आरा बिहार में। आरा बिहार भी पहुँचते हैं। तो वहाँ पे एक लोग थे जिनका नाम था कुंवर सिंह। अंग्रेज उनके साथ भी वही किए थे, उनको लूट पाट करके पूरी तरीके से उनका ज़मीन वमीन से बेदखल कर दिए थे। लेकिन जब ये सेना जब पहुंचती है, यह समूह जो होता था विद्रोहियों का वहाँ पहुंचता है, तो इनसे कहे कि भाई कुंवर सिंह जी से कि आप जो है हमारी मदद कीजिए और हम आपका मदद करने आए हैं। सेम कंडीशन वहाँ पे कुंवर सिंह ने प्रतिनिधित्व किया था आरा बिहार में, वही हुआ था। यहाँ से खदेड़ दिया गया अंग्रेज़ों को कि इस जगह पे जहाँ जहाँ पहुँच रहे थे वहाँ से अंग्रेज बेदखल होते जा रहे थे। फिर अगला जगह कौन सा था, बहुत महत्वपूर्ण जगह है जिसका नाम है झांसी। झांसी जो थी, जाहिर सी बात है महारानी लक्ष्मीबाई, वैसे थी तो बहुत बहादुर।
इतनी बहादुर थी, उनके राज्य पे कब्जा करना बहुत मुश्किल का काम था। ये विद्रोहियों का समूह अभी पहुंचता है। फिर क्या होता है कि इनका जो किला था, इनका हार का जो प्रमुख कारण बताते हैं लोग, इनका जो किला था उसकी पीछे साइड में एक मंदिर था। मंदिर का नाम क्या था? मंदिर का नाम था कैमासन का मंदिर। झांसी में वही कंडीशन हुई थी। इनके पति के मरने के बाद इन्होंने एक दत्तक पुत्र भी लिया था, आपको पता होगा, जो पीछे बाधी थी। झांसी में भी चूक का सिद्धांत लागू करके ये लोग कह रहे थे कि भैया हम आपको रानी नहीं मानते हैं, हम कब्जा करने के चक्कर में थे इनको कि भैया आपके पास पुत्र ही नहीं है तो कौन करेगा। तो बस वही सेम कंडीशन था। युद्ध होने लगा। अंग्रेज जो थे इनको शासन मतलब बाहर से, जैसे कि एक सामने से इनको परास्त नहीं कर पा रहे थे, तो पीछे एक मंदिर थी। मंदिर कौन सा था? कैमासन का मंदिर था। तो ये उधर से घुसना शुरू किए। अब हुआ क्या था, इनके पास एक बहुत बड़ी तोप थी झांसी में। अब उस तोप से चाहते तो किसी को घुसने ना देते, लेकिन इनकी कमजोरी किसी ने बता दी। अब उधर से जब घुसने लगे, तोप मारेंगे कैसे, क्योंकि पीछे तो मंदिर है और हम लोग भी धर्म के उपासक, तो मार तो सकते नहीं। उसी से वो घुसते चले आए और अंत में जो है झांसी की रानी हार जाती हैं। आपने देखा ही है किस तरीके से वीरगति को प्राप्त करती हैं। तो झांसी के बाद जो विद्रोह हुआ था अगला, वो कहाँ पे पहुंचा था? प्रमुख जगह फैजाबाद। फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला मौलवी। तो इस प्रकार से विद्रोह जो है बढ़ता गया था। लेकिन इन सब विद्रोह होने के बाद बहुत सारी जगह पे जो है विद्रोहियों का कब्जा तो हो गया था, लेकिन यही टाइम आते आते 1857 में तो विद्रोह हुआ, 1859 आते आते फिर से इनका जो है पराभव हो गया अंग्रेजों का। क्यों हो गया? क्योंकि जानते ही थे अपने यहाँ सब लोगों का अलग अलग मत था, सब बड़े बड़े ज्ञानी थे। कुछ किसी लोग का कुछ कहना था, किसी को कुछ सोचना था, किसी का मतलब था कि अंग्रेज अच्छा कर रहे हैं, किसी का मतलब बुरा कर रहे हैं। मतलब अलग अलग मत होने की वजह से पूरी तरीके से एकजुट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से फिर जो है इनका शासन हो गया था अंग्रेजों का। तो इस प्रकार से इसकी समाप्ति करते हैं।